Hi guys, let's wait for 5 minutes. एक बार सारे students आ जाएं, then we'll start the class. Hello, sir. Yeah guys, so I think most of the students have joined. बाकी भी कुछ हैं आज missing, but don't worry. तो hi guys, तो मुझे एक बात बताओ, जो लास्ट क्लास में हमने करा था उसमें किसी को कोई डाउट? गाइस एक स्मॉल थिंग, मेरे को एक अर्जेंट कॉल आ रहा है एक बंदे का. जस्ट गिव मी 1 सेकंड गाइस.
यस गाइस, एब्सोल्युटली सॉरी। एक्चुअली मैंने तुम्हें बताया था शायद लास्ट क्लास में कि मैंने अपना ऑफलाइन सेंटर स्टार्ट किया है, तो उसी के लिए फोन था कि कुछ कल लोगों ने आना था, दैट्स व्हाई। या गाइस, सो लास्ट टॉपिक्स जो हमने करे थे उसमें किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट? हर्ष, आक्सा, सिफवा, सिमरन, वेदांत? हेलो सर, कैन यू हियर मी? या आई कैन हियर यू। हाँ सर, मैं बोल रहा था प्रीवियस टॉपिक्स में तो डाउट नहीं है, बट मैंने एग्जाम किट सॉल्व किया था फर्स्ट चैप्टर का। तो हाँ, उसके सेवेंथ वाले में डाउट है। डाउट एज इन मुझे समझ तो गया, बट थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन करना है। सेवेंथ वाला। ओके, जस्ट लेट मी चेक। वन पॉइंट सेवन, हाँ। सर उसमें सेकंड एक में सेकेंड। लिखा है हाँ हाँ द डेटा यूज्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स आर द सेम। हाँ। तो आई थॉट इट वुड बी फॉल्स, क्योंकि सर फाइनेंशियल अकाउंट्स के लिए वी यूज ओनली हिस्टोरिक डेटा, है ना? एंड मैनेजमेंट Which of the अकाउंट्स के लिए following statements is समटाइम्स। are correct? The data used to prepare financial accounts and management accounts are same. देखो, मैनेजमेंट अकाउंट्स इसमें यू आर सेइंग कि सेकंड वाली स्टेटमेंट तुम्हें रॉन्ग लग रही है। टेल मी द रीजन व्हाई। सर बिकॉज समटाइम्स मैनेजमेंट अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए वी समटाइम्स नीड प्रेजेंट डेटा या फ्यूचरिस्टिक डेटा, सिंस अपन डेटा एनालाइज करके प्रिडिक्शन वगैरह करते हैं, वो सब भी लगता है। तो अगर यहाँ पे मे बी द सेम रहता, अगर द डेटा यूज टू प्रिपेयर बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स, बोथ ऑफ द अकाउंट्स मे बी द सेम, तो शायद करेक्ट होता। बट इसमें लिखा है कि पूरा डेटा ही सेम रहता है। देखो, अब यहाँ पे क्या लिखा है, एक टर्म, डेटा यूज टू प्रिपेयर फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स आर द सेम। मैनेजमेंट अकाउंट्स जब हम बनाते हैं ना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब कि जो भी हमने काम करा है उसके बेस पे क्या हुआ, वो डेटा सेम है। उसके बेस पे जो डिसीजंस लेने होते हैं, जो हमने पढ़ा था ना कि आगे ऐसा होगा, सब कुछ ऐसा होगा, दैट इज डिसीजन। कि आगे ओके। जो डिसीजंस हमें लेने हैं वो हमारा होता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। कि अभी देखो, अगर हमें ये सोचना है कि अगले साल क्या करना है, ध्यान से सुनना, अगर हमें अगले साल के बजट्स बनाने हैं, तो अगले साल के बजट्स बनाने के लिए पहले तो हमें ये चाहिए ना कि इस साल यानी पिछले साल क्या हुआ है, तभी अगले साल कुछ कर पाएंगे। या सो दैट्स वाई जो इस साल हुआ है उसके लिए हमें डेटा जो चाहिए, दैट इज जो हमारे को फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाने के लिए चाहिए होता है, वही जर्नल एंट्रीज एंड ऑल। अच्छा, मतलब मैनेजमेंट अकाउंट्स के लिए भी वी नीड सेम बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड कैश फ्लोज। हाँ, बेसिकली नहीं, तुम समझे नहीं। फाइनेंशियल अकाउंट्स ही हमारा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है। ये तो ओके। अल्टीमेट थिंग है जो बनी है। इसको बनाने के लिए क्या चाहिए? जर्नल एंट्रीज, हाँ। ट्रांजैक्शंस। तो वो राइट। जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं हमारी, वो ट्रांजैक्शनल डेटा फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाने में भी वही डेटा यूज होता है। वही ट्रांजैक्शनल डेटा हमारा मैनेजमेंट अकाउंट में यूज होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूं कि टोटल सेल्स मुझे निकालनी है फाइनेंशियल अकाउंट्स के लिए, तो वो मैं यहां से सेल्स में से देख सकता हूँ, डेटा में से इंडिविजुअली। हाँ। लेकिन अगर मुझे ये देखना है कि पर मैं 10 प्रोडक्ट बनाता हूँ, वो 10 प्रोडक्ट में हर प्रोडक्ट की मेरे को सेल देखनी है, वो भी तो इसी डेटा से निकलेगी। कि मैंने डेटा निकाला सेल्स का, इसमें से कौन से प्रोडक्ट की कितनी सेल्स हुई है, जो मैनेजमेंट अकाउंट में यूज होता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, अंडरस्टूड सर। तो डेटा यूज टू प्रिपेयर फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स आर सेम। उसका आगे डिसीजन बनाना, सब कुछ करना, फॉर्मेटिंग, दैट इज डिफरेंट। हाँ, उन्होंने अपने आंसर एक्सप्लेनेशन में ये दिया है कि दोनों को यूज करने का तरीका अलग है, बट डेटा सेम ही रहता है। मैं चेक करता हूँ इनका आंसर। हाँ, बोथ आर ट्रू है ना। हाँ। हाँ ठीक है, वही एनालिसिस डिफरेंट है बट डेटा सेम यूज होता है। या या ओके, अंडरस्टूड सर। दैट्स इट। या चलो, दैट्स गुड। अब हम बढ़ते हैं गाइस आगे। और किसी को डाउट? चलो, सो गाइस नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है दैट इज प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन।
अब तुम्हारे को मैंने लास्ट क्लास में एक चीज बताई थी क्या, कि मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट को जो इंफॉर्मेशन बनानी है उसका कोई भी हमारा फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता। जो भी हमें मैनेजमेंट को प्रेजेंटेशन करनी है उसका देयर इज नो फिक्स्ड फॉर्मेट। तो उसके लिए कोई भी फॉर्मेट हम यूज कर सकते हैं, उसका कोई फिक्स्ड ऑप्शन नहीं है। ना इस टाइप के तुम्हारे को एग्जाम में क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं कि बताओ मैनेजमेंट की रिपोर्ट में क्या क्या होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस भी जनरली नहीं आते। ये सिर्फ कॉन्सेप्चुअल है कि कल को अगर तुम किसी कंपनी में एज अ मैनेजर अपॉइंट होते हो और तुम्हारे को बोला जाता है कि 1 मंथ बाद तुम्हारे को एक MIS बनानी है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, या MIR, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, तो क्या फॉर्मेट तुम यूज करोगे? दैट इज रिपोर्ट्स। So the purpose of report is usually to initiate a decision or action by the reader of the report. The decision or action might be the following type. It's not required कि report हमारा कंट्रोल एक्शन या प्लानिंग एक्शन। कंट्रोल एक्शन मतलब कि जो भी हम काम कर रहे हैं, हमने रिपोर्ट में देखा कि हम ऐसे से काम कर रहे हैं, इन चीजों में हमारे को ठीक करना है, ये चीजें खराब हो रही हैं, तो वो आ जाएगा कंट्रोल प्लानिंग या कंट्रोल एक्शंस। प्लानिंग एक्शन मतलब कि इस साल की हमारी ये रिपोर्ट्स हैं, इसके बेस पे अगले साल की हम क्या प्लानिंग कर सकते हैं, दैट इज प्लानिंग डिसीजन। तो बेसिकली जो भी हम रिपोर्ट्स बनाते हैं, एज आई टोल्ड यू, इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता। रिपोर्ट्स कैन बी रूटीन, हो सकता है कि सेल्स रिपोर्ट अलग बने, परचेज रिपोर्ट अलग बने, प्रोग्रेस रिपोर्ट अलग, तो कहीं की कोई भी रिपोर्ट बन सकती है। तुम्हारे सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं है कि हर टाइप की रिपोर्ट के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, हर चीज का फॉर्मेट पता होना चाहिए, ऐसा तुम्हारे सिलेबस में कुछ नहीं है। तो द लाइकली कंटेंट्स विल बी, एक रिपोर्ट में लाइकली कंटेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन हमने यूज की है, डिस्क्रिप्शन, एनालिसिस और इवैल्यूएशन। इन डेप्थ करने की जरूरत इसको नहीं है, ये सिर्फ एक प्लेन रीडिंग वाला है, सिर्फ समझने की बात है। ये सारा गाइस एक बार सिर्फ पढ़ लेना, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड फॉर एग्जाम, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, ये सिर्फ एक प्लेन रीडिंग वाला है। तो रिपोर्ट का हमारा एक जनरल फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं कि जनरल फॉर्मेट रिपोर्ट का क्या हो सकता है, तो पहले आ सकता है रिपोर्ट में हमारा टाइटल, कि रिपोर्ट का टाइटल क्या है, किस चीज की रिपोर्ट है ये। उसके बाद हम इंट्रोडक्शन देंगे कि हम किस चीज के बारे में बात करना चाहते हैं, उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। उसके बाद उसका मेथड या प्रोसीजर, कि कैसे हमने ये जो रिपोर्ट बनाई है, क्या प्रोसीजर यूज किया है ये चीज करने का, क्या मेथड यूज किया है, क्या फॉर्मूले यूज किए। उसके बाद आती है फाइंडिंग, कि इस चीजों इन चीजों को करने के बाद हमें क्या चीज मिली है, क्या हमने फाइंड किया है। फाइंडिंग के बाद लास्ट में हम देंगे अपना हमारा कंक्लूजन, कि हमारे अकॉर्डिंग, हमारा मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग उनका क्या कंक्लूजन है। कंक्लूजन के बाद उनकी रिकमेंडेशन, कि क्या क्या रिकमेंडेशन हो सकती हैं, कि क्या इसमें क्या क्या चेंज हम कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं वेदांत, दे कैन नॉट आस्क यू इन द एग्जाम्स कि बताओ हमारा रिपोर्ट के फॉर्मेट में स्टेप्स क्या क्या होते हैं, क्योंकि दीज आर नॉट स्टेप्स। हो सकता है इसमें डिटेल चीजें भी आए, बिकॉज इट टोटली डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। इट जस्ट टू लेट यू नो कि कैसी तुम एक रिपोर्ट बना सकते हो, बट इट्स नॉट लाइक कि यही प्रोसीजर है, हो सकता है और भी डिफरेंट चीजें। ठीक है ना? तो ये हमें एक क्रक्स के तरीके से हमें एक बताया हुआ है कि इस तरह से तुम अपनी रिपोर्ट बना के दे सकते हो। जैसे तुमने 12th में याद होगा ना, अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई होगी, तो वही प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जो फॉर्मेट फंडा होता है वो क्या होता है, कि पहले तुम रिपोर्ट का टाइटल देते हैं क्या, उसके बाद एक इंट्रोडक्शन देते हैं कि हम क्या चीज कर रहे हैं, फिर हमने कौन कौन से मेथड यूज किए, जैसे उसमें हम लिखते थे कि हमने इस यहाँ यहाँ से डेटा यूज किया, ये किया वो किया, फिर हम कहते थे हमें इस डेटा से क्या मिला, फिर हम अपना कंक्लूजन देते थे। वहां पे रिकमेंडेशंस नहीं होती थी, बिकॉज तुमसे नहीं पूछा जाता था। कई जगहों पे पूछा भी जाता था इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज की रिपोर्ट में, कि तुम्हारे अकॉर्डिंग वो चीज ठीक कैसे हो सकती है। यही है हमारा शॉर्ट फॉर्मेट ऑफ अ रिपोर्ट। तुम्हारे को अभी ये सब करने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ बाद में आफ्टर द क्लास एक प्लेन रीड कर लेना, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। इससे ज्यादा कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। क्लियर है गाइस? यस सर। यस आज सर। स्टूडेंट्स कम आए हैं, 1 2 3 4 5 6, आज कम स्टूडेंट्स आए हैं, 2 3 स्टूडेंट्स नहीं आए आज। चलो एनीवेज, बस एक छोटी सी चीज होती है हमारी क्या, कि रिपोर्ट शुड बी एन अनबायस्ड,
रिपोर्ट जो होती है वो अनबायस्ड होनी चाहिए, टूवर्ड बायसनेस किसी भी चीज के लिए नहीं होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, एंड यूजर नीड के अकॉर्डिंग रिपोर्ट बनी होनी चाहिए कि हमने जो रिपोर्ट बनाई है, जिस यूजर को हमें रिपोर्ट देनी है, मैनेजमेंट को अगर अपने लिए बनानी है तो वो अपने लिए बनाएगी इस तरह से कि वो खुद यूज कर सके। अब नीड्स के अकॉर्डिंग हमें रिपोर्ट को बनाना है। शेयर होल्डर ने रिपोर्ट मांगी है तो शेयर होल्डर को उनके अकॉर्डिंग रिपोर्ट को मॉडिफाई करना है, तो यूजर नीड के अकॉर्डिंग हमें रिपोर्ट्स बनानी होती है। अब नेक्स्ट हमारी जो टर्म आती है गाइस, दैट इज डेटा विजुअलाइजेशन, जो आज की डेट में बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत ज्यादा चल रहा है ये चीज, डेटा विजुअलाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे पास जो डेटा है, कोई भी डेटा तुम्हारे पास है, तुम उसको किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हो सो दैट यूजर उसको समझ के बहुत अच्छे से इंटरप्रेट कर सके। इसका एग्जांपल लेते हैं। सोचो मेरे पास आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ में लेट्स से देयर आर 10 स्कूल्स, 10 की बात करते हैं, वैसे तो स्कूल्स काफी हैं, लेट्स से देयर आर 10 स्कूल्स। मेरे पास हर स्कूल के क्लास 12th के स्टूडेंट्स का डेटा है कि क्लास 12th के स्टूडेंट्स के अकाउंट में कितने मार्क्स है, बिजनेस स्टडीज में कितने मार्क्स है, वो मुझे पता है। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कि हर स्कूल में ऑन एन एवरेज अकाउंट्स के बच्चों के कितने मार्क्स हैं, या हर स्कूल में कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 90 प्लस मार्क्स है। ध्यान से सुनना, हर स्कूल में, हर टोटल स्कूल में, हर स्कूल के अकॉर्डिंग कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 90 प्लस मार्क्स है। अब इस चीज को प्रेजेंट करने के लिए देयर आर एन नंबर ऑफ वेज, बहुत सारे वेज हैं। ठीक है, एक वे क्या हो सकता है कि मैंने सिंपल लिखा कि स्कूल 1 इतने बच्चे, स्कूल 2 इतने बच्चे, स्कूल 3 इतने बच्चे, या तो ऐसे लिखा। दूसरा क्या हो सकता है, मैंने एक ग्राफ बनाया, उस ग्राफ में स्कूल 1 2 3 4 5 6 इसके इतने, इसके इतने, इसके इतने, इसके इतने, इसके इतने, इसके इतने। तरीका वही है, सिर्फ प्रेजेंटेशन है कि यहां से जब मैंने प्रेजेंट किया, देखने वाले को एक तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, पढ़ने में भी मजा आ रहा है, और वो ये इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है, अच्छा इस स्कूल के इतने बच्चों के 90 प्लस मार्क्स हैं, वेरी गुड, और इस स्कूल के तो बड़े कम बच्चों के मार्क्स हैं। यहां से वो नंबर्स देखता, गलत दोनों नहीं है, गलत सही दोनों है, लेकिन किस तरह से हमें उसको प्रेजेंट करना है, दैट इज कॉल्ड डेटा विजुअलाइजेशन। सर देखा जाए तो ठीक है। सेकंड वाला वे जो है बार चार्ट वाला, हम्म। उस पे ज्यादा विजुअल दिख रहा है, उसमें बिना रीड और भी वगैरह के ऑप्शंस हैं, समझ पाई जाएगा। चार्ट्स भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, देयर लॉट ऑफ अदर हाँ। मेथड्स। ठीक है ना, तो ये सिर्फ मैं तुम्हें एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, दैट इज कॉल्ड डेटा विजुअलाइजेशन। और आज की डेट में तुम देखोगे इस विजुअलाइजेशन की मार्केट में बहुत वैल्यू है। आज की डेट में बहुत सारी कंपनीज जो हैं, दे नीड पीपल जिनको डेटा विजुअलाइजेशन करना आता हो। डेटा विजुअलाइजेशन का जो आज की डेट में काफी अच्छा टूल चल रहा है, दैट इज पावर BI। तुम सोचोगे सर वो तो एक्सेल है, एक्सेल है बट एक्सेल इतना एडवांस नहीं है। एक्सेल में हम डेटा ठीक से डाल सकते हैं स्प्रेडशीट में, लेकिन उसके लिए हमें पाई चार्ट बनाना पड़ता है, वो थोड़ा सा एक टास्क की काम है। लेकिन पावर BI ऐसा है कि यहाँ पे तुम बहुत इजीली डेटा को बड़े अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हो। अगर तुम्हें लगे जस्ट टू गेन नॉलेज, जस्ट टू अंडरस्टैंड द मार्केट, एक काम करना, पावर BI की वैसे ही कोई भी यूट्यूब वीडियो सर्च करके देखना कि बेस्ट पावर BI प्रेजेंटेशन, ऐसे सर्च करके तुम देखोगे यार क्या सही प्रेजेंटेशन किया डेटा की, है ऐसा ही डेटा, सब कुछ ऐसा होगा, कैसे उसको प्रेजेंट किया होगा वो देखना, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसा नहीं है कि लर्न करना है, पढ़ना है इसके बारे में, जस्ट वैसी कि तुम्हें पता चले आजकल मार्केट में क्या चल रहा है। सो दैट Sir, इज कॉल्ड actually, डेटा। या सफा। in this, sir, companies में usually business analyst की जॉब होती है, तो उनको पहले से रिपोर्ट दी जाती है and then just convert data visualization के लिए, like काइंड produce ऑफ a यू कैन business से, जो analyst. बिजनेस Yeah, एनालिस्ट होते हैं, yeah. डेटा साइंटिस्ट जिनको बोला जाता है, हालांकि और भी उनके जॉब रोल्स होते हैं, नॉट ओनली दिस, और भी बहुत सारे होते हैं, बट यस, दिस इज वन ऑफ देयर जॉब रोल, कि उनके पास उनको डेटा दिया जाता है, और डेटा देने के बाद दे आर आस्क्ड कि इस डेटा को आप विजुअलाइज करके हमारे को इसका इंटरप्रिटेशन निकाल के दो, तो हमें वो इंटरप्रिटेशन निकाल के देना होता है। सर पावर BI सर्टेन कोर्सेज भी होते हैं, इसके पावर BI के कोर्सेज हैं। ठीक है, तो अभी के लिए आई वुडंट रिकमेंड यू कि तुम पावर BI का कोई कोर्स करो। हाँ, जब तुम स्किल लेवल के पास होगे या स्किल लेवल तुम्हारा
क्लियर होने वाला होगा, देन आई वुड नॉट रेकमेंड बट आई वुड सजेस्ट, मतलब मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि करो, बट सजेस्ट कर सकता हूं कि अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम कर लेना। इससे तुम्हारा जो जॉब रोल है उसमें थोड़ी सी एक इन्हांसमेंट होगी। कई जगहों पे शायद इसका यूज नहीं भी होगा, बट तुम्हारे को अपना जो सीवी होगा उसमें लिखने के लिए यू कैन राइट कि ये मैंने पावर बीआई का भी कोर्स करा हुआ है। ठीक है, अभी कुछ इसके बारे में कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वीडियो देख लेना ताकि तुम्हें पता चले कि विजुअलाइजेशन क्या क्या होता है। हमारे सिलेबस में विजुअलाइजेशन के जो मेथड्स हैं दैट इज लाइन ग्राफ, चार्ट्स, पाई चार्ट्स एंड टेबल्स, सिर्फ यही है, इससे ज्यादा हमारे कुछ नहीं है। So, what is data visualization? The process of presenting reports in format that represents data and information in a pictorial or graphical format that helps the recipient to understand the significance of the content more easily than if presented in a traditional report format. कि पुराने तरीके से अगर हम बनाएंगे समझ उससे भी आएगा, लेकिन इससे बहुत ज्यादा अच्छे से समझ आता है। तो तुम्हारे एग्जाम में इसके क्वेश्चंस कैसे एक्सपेक्टेड है, वो तुम्हारे को एक सिचुएशन देंगे और तुमसे पूछा जाएगा बताओ कौन सा वे होगा जो बेस्ट होगा इस डेटा को विजुअलाइज करने के लिए। तो तुम्हें पहले ये चारों पढ़ने पड़ेंगे जो हम अभी पढ़ेंगे, उसके बाद ही तुम जज कर सकते हो कि कौन सा तरीका इसमें से बेस्ट होगा उस रिपोर्ट को या उस डेटा को प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये अभी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार वैसे ही चलो फटाफट से कर लेते हैं ये। चलो एक काम करते हैं, लेट्स नॉट रीड दिस फर्स्ट, हम सबसे पहले सारे ये डिटेल में पढ़ते हैं, उसके बाद एक बार इसको हम गो थ्रू करेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा गाइस टेबल्स एंड डायग्राम्स। टेबल्स एंड डायग्राम्स में हमारी तीन चीजें आती है, एक आता है टेबल, एक आता है चार्ट्स, एक आता है ग्राफ्स। सो सबसे पहले आता है गाइस हमारा टेबल। टेबल क्या होता है? टेबल इज लाइक जैसे हम स्प्रेडशीट में ऐसे कोई चीज लिखते हैं, जैसे हमने क्या लिखा कि क्लास या स्कूल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग 90 प्लस मार्क्स 3 15 40 2 18 25 3 8। ये होगा हमारा इस तरह से डेटा को प्रेजेंट करना इज कॉल्ड टैबुलर फॉर्म, कि टेबल्स में हम डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये होता है डेटा को टेबल में प्रेजेंट करना। इससे ज्यादा अभी तुम्हारे लिए टेबल्स के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। सो टेबल इज अ मैट्रिक्स ऑफ डेटा इन रोज एंड कॉलम्स with the rows and columns being titled. This is two-dimensional and show two variables. Two-dimensional and shows two variables. ये हमारा जो हम स्प्रेडशीट पढ़ेंगे अभी आज की क्लास में हमें स्प्रेडशीट करना है, वो हमारा इस तरह का ही डेटा को जो है प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है गाइस हमारा चार्ट्स। अब चार्ट्स में सबसे पहला चार्ट हमारा जो होता है दैट इज बार चार्ट। बार चार्ट कैसा होता है? दिस इज अ काइंड ऑफ बार चार्ट, कि यहां हम लिखते हैं अपनी फिगर्स, यहां कुछ भी हो सकता है, ईयर्स, जैसे मैंने स्कूल का नाम दिया था, अगर मैं स्कूल का एग्जांपल दूं तो मैंने यहां पे दे दिया दिस इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहां आ गया स्कूल्स, तो स्कूल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे आगे नंबर ऑफ स्टूडेंट लेट्स से मैंने 50 की रेंज दे दी। तो पहले स्कूल के थे इतने पास, उसके इतने, उसके इतने, उसके इतने, इसके इतने, इसके इतने, इसके इतने। तो ये होता है हमारा बार चार्ट। A bar chart is a method of presenting information in which quantities are shown in the form of bars on a chart, the length of bar being proportional to the quantities, कि जो quantities हैं उसके proportional में हमारा जो है वो चार्ट बनता है। ये तुम्हारे को as such learn नहीं करना, सिर्फ विजुअलाइज समझना है कि कैसे बार चार्ट बनता है। दिस इज कॉल्ड अ सिंपल बार चार्ट। दिस इज कॉल्ड अ सिंपल बार चार्ट। इसके बाद हमारा आता है कंपोनेंट बार चार्ट। अब कंपोनेंट बार चार्ट क्या हो सकता है? देखो कंपोनेंट बार चार्ट में बताता हूं। कंपोनेंट बार चार्ट इज
जैसे मैं ये बोलता हूँ कि मुझे ये देखना है, सेम एग्जाम्पल से देखते हैं, एक एग्जाम्पल हर उसमें कोट करेंगे तो बेटर रहेगा। एग्जाम्पल मुझे क्या देखना है कि 10 स्कूल्स में प्रीवियस केस था कि मैंने देखा था कि सिर्फ अकाउंट्स में कितने स्टूडेंट्स थे जिनके 90 प्लस मार्क्स आए। अब मुझे देखना है 10 स्कूल्स में अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज, इन तीनों में कितने बच्चों के 90 प्लस मार्क्स आए हैं। ये डेटा जो है मुझे विजुअलाइज करना है। तो अगर मैं सिंपल बार चार्ट में करूंगा तो कैसे करूंगा, मेरे को तीनों का अलग अलग बार चार्ट बनाना पड़ेगा। कैसे, ये होगा मेरा अकाउंट्स का, ये होगा मेरा इकोनॉमिक्स का, और ये होगा मेरा बिजनेस एंड बिजनेस स्टडीज का, कि तीनों का मेरे को अलग अलग जो हमने बार चार्ट पढ़ा है वो बनाना पड़ेगा। कंपोनेंट बार चार्ट में हमारे पास क्या ऑप्शन है, मैंने क्या किया, मैंने अकाउंट्स, इको, बिजनेस स्टडीज तीनों का टोटल कर दिया। तो मैंने यहाँ पे वही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे आगे मेरे स्कूल्स, दिस इज स्कूल, दिस इज नंबर ऑफ स्टूडेंट, मैंने ऐसे बना दिए। इसमें मैंने देखो, अब देखो कितने अच्छे से इसकी प्रेजेंटेशन होगी। मैंने क्या बोला, ये मैंने कर दिया रेड में, ये मैं कर देता हूं येलो, ये मैं कर देता हूं ग्रीन। अब मैंने क्या बोला, बहुत ध्यान से देखना है मैं किस तरह से इसको प्रेजेंट कर रहा हूं, कि स्कूल नंबर 1 में टोटल जो स्टूडेंट्स थे जिनके 90 प्लस मार्क्स आए थे वो थे इतने। टोटल जो स्टूडेंट्स थे जिनके 90 प्लस मार्क्स आए थे इतने। रेड वाले हैं तो मैंने नीचे लिख दिया, जो रेड वाले हैं वो हैं अकाउंट्स वाले स्टूडेंट, येलो वाले जो है वो है बिजनेस स्टडीज वाले स्टूडेंट्स, और ग्रीन वाले जो हैं वो हैं इको के स्टूडेंट्स। तो यहां से आ गया कि रेड वाले वो स्टूडेंट्स हैं अकाउंट्स वाले, अकाउंट्स के इतने बच्चे थे जिनके 90 प्लस आए थे, येलो वाले इतने स्टूडेंट्स थे बिजनेस स्टडीज वाले जिनके 90 प्लस मार्क्स आए थे, और इकोनॉमिक्स में इतने बच्चे थे। अब दूसरा स्कूल मैंने जब कंपेयर किया उसका मेरा डेटा आ रहा है लेट्स से इतना। अब इसमें सेम ग्रीन वाले हो गए जैसे कम, जस्ट एन एग्जांपल तुम्हें दिखा रहा हूं, येलो वाले हो गए इतने और रेड वाले हो गए इतने। तो दूसरा स्कूल है उसमें टोटल 90 प्लस मार्क्स इतने बच्चों के आए थे, जिसमें ये थे मेरे ग्रीन मतलब इकोनॉमिक्स वाले बच्चे, ये थे मेरे इस तरह से बनता है हमारा कंपोनेंट बार चार्ट, जहां पे हम एक ही बार में अलग अलग कंपोनेंट्स को शो कर सकते हैं और उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। सिंपल बार चार्ट और कंपोनेंट बार चार्ट में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट गाइस? नो सर, समझ गया। कुछ बच्चे साइलेंट हैं, क्या बात? सिफवा, साफा, सर आ गया समझ। सिमरन, Yes, sir. you all have to be active. चलो, सो ये है गाइस हमारा कंपोनेंट बार चार्ट। अब कंपोनेंट बार चार्ट के साथ हमारा जो थर्ड आता है दैट इज मल्टीपल बार चार्ट। अब अगर मैं तुम्हें अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दूं, मल्टीपल बार चार्ट इज इन मेनी वेज आर बेटर देन कंपोनेंट बार चार्ट। कैसे? अब मल्टीपल बार चार्ट में क्या होगा, सेम एग्जांपल के डिफरेंट स्कूल्स हैं और हर स्कूल का मेरे को बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स और उसका इकोनॉमिक्स के मार्क्स का एक चार्ट बनाना है। तो मैंने देखो अब कैसे बनाया, मैंने क्या किया, मैंने एक एक ग्राफ बनाया, स्कूल नंबर 1, स्कूल नंबर 2, स्कूल नंबर 3, तीन का कंपेयर करते हैं। तो ये है ग्रीन, ये है ग्रीन, ये है ग्रीन, दूसरा आ गया मेरा रेड, 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 तीसरा आ गया मेरा ब्लू, 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 और ये ब्लू। तो मैंने क्या बोला, जो ब्लू कलर है, ब्लू इज फॉर अकाउंट्स, जस्ट एन एग्जांपल, ब्लू इज फॉर अकाउंट्स, ग्रीन इज फॉर इकोनॉमिक्स, और रेड इज फॉर बिजनेस स्टडीज। तो मैंने तीनों कलर्स को अलग अलग बता दिया। तो यहां से क्या हुआ, ये आगे मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स,
ये आगे मेरे स्कूल्स। ग्रीन रिप्रेजेंट करता है इकोनॉमिक्स, कि इकोनॉमिक्स में कितने बच्चों के 90+ मार्क्स है। रेड रिप्रेजेंट करता है बिजनेस स्टडीज में कितने बच्चों के 90+ मार्क्स है। और ब्लू रिप्रेजेंट करता है अकाउंट्स में कितने बच्चों के मार्क्स है। सिर्फ प्रेजेंटेशन है, कंपोनेंट वाला भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन बेटर है। कंपोनेंट वाले में अगर मैं ऐसे करता हूं तो वहां पे जैसे ये है, अब ये चीज है, इसमें नीचे वाले का कंपैरिजन तो तुम इजीली कर लोगे, लेकिन इसका कंपैरिजन करना तुम्हारे लिए देख के थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तुम्हें देखना पड़ेगा इसका एरिया कितना, उसका एरिया कितना है। लेकिन यहाँ पे तुम बहुत इजीली कंपेयर कर सकते हो, इसका ग्रीन इतना, इसका ज्यादा, इसका कम, रेड इसका इतना, इसका कम, इसका ज्यादा, ब्लू इसका कम, इसका ज्यादा, इसका कम। इस तरह से यू कैन इंटरप्रेट और एनालाइज द डेटा। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल बार चार्ट। कि जब हमारे पास 2 3 4 डेटा सेट्स होते हैं, उस केस में मल्टीपल बार चार्ट से भी हम डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। मल्टीपल बार चार्ट कैसा होता है, जैसा भी तुम्हें बताया, दिस इज मल्टीपल बार चार्ट। ठीक है, दिस इज मल्टीपल बार चार्ट। नेक्स्ट आता है हमारा गाइस परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट। परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट, ये जो चार्ट है ना, ये काफी जगहों पे यूज नहीं होता, ये काफी कम जगहों पे यूज होता है चार्ट। बट ये चार्ट है क्या, परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट। सेम एग्जांपल लेके चलते हैं, सेम एग्जांपल, वही 3 सब्जेक्ट्स। इसमें हमारी एब्सोल्यूट फिगर नहीं आती, मतलब यहां इसमें ये नहीं पता चलेगा मुझे कि टोटल स्टूडेंट कितने पास हुए। इसमें ये आएगा टोटल स्टूडेंट जो पास हुए, लेट्स से वो थे 100%, कि 100% थे टोटल स्टूडेंट जो पास हुए, उसमें से 30% स्टूडेंट थे जो बिजनेस स्टडीज वाले थे, 50% स्टूडेंट्स थे जो अकाउंट्स वाले थे, और 20% स्टूडेंट्स थे वो थे इकोनॉमिक्स वाले। तो स्कूल 1 में जितने टोटल बच्चे पास हुए, जितने टोटल बच्चों के 90% मार्क्स आए, दैट इज 100% ऑफ द स्टूडेंट्स जिनके 90% मार्क्स आए, उसमें से 30% थे इकोनॉमिक्स के, 50% अकाउंट्स के, और 20% बिजनेस स्टडीज के। इस तरह से हम अपने डेटा को प्रेजेंट करते हैं इन परसेंटेज बार चार्ट। यहां पे तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि टोटल स्टूडेंट्स कितने 90+ लेके आए हैं, क्योंकि सबका चार्ट बिल्कुल ऐसा ही होगा, चारों स्कूल्स का ऐसा रहेगा। सिर्फ प्रोपोर्शन चेंज हो जाएगा, सिर्फ प्रोपोर्शन ऐसा हो जाएगा कि इस स्कूल में जितने बच्चों के 90% मार्क्स आए थे, उसमें 20% इस सब्जेक्ट में थे, 70% इस सब्जेक्ट में, 10% इस सब्जेक्ट में। तो इस चार्ट का जैसे जो हमने पढ़ा है स्कूल्स वाला, उसमें इस चार्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि यहां से हम ये देख ही नहीं सकते कि कितने बच्चे पास हुए, कौन सा स्कूल बेटर है। इससे ये आइडिया हो सकता है कि कौन सा स्कूल जो है उसमें किस सब्जेक्ट के बच्चे बेस्ट आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे अकाउंट्स के बच्चे बेस्ट हैं, यहाँ इकोनॉमिक्स के बेस्ट हैं, वो निकाल सकते हैं। बट ओवरऑल कंपैरिजन स्कूल्स के बीच में यहाँ पे नहीं कर सकते। दिस इज परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट। गाइस, बार चार्ट जो है सबको क्लियर है, तीनों टाइप के। सिंपल बार चार्ट एक हमने पढ़ा है अभी, ये तुम नोट्स में देखोगे, तुम्हें नोट्स में मिल जाएगा, सब मैंने वहां पे क्लियर हुआ, सिंपल बार चार्ट। फिर आता है हमारा कंपोनेंट बार चार्ट, फिर आता है मल्टीपल बार चार्ट, और फिर आता है परसेंटेज बार चार्ट। टेक 2 मिनट्स, टेक 5 मिनट्स, अच्छे से जो हमने बार चार्ट्स पढ़े हैं उनको फटाफट से रिवाइज कर लो, चाहे नोट्स में से, चाहे बुक्स में से, चाहे अपने माइंड में। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, फटाफट से इनको रिवाइज कर लो, और बुक में से अगर हो सकता है एक बार वर्ड टू वर्ड पढ़ लो, देन वी विल मूव फर्दर।
पढ़ लिया गाइस? कोई डाउट किसी को? No, sir, no doubt. नो सर। चलो लेट्स मूव फर्दर। अब नेक्स्ट आता है गाइस हमारा पाई चार्ट। अब पाई चार्ट ना एक तरह से हमारा, जैसे ये हमने पढ़ा था परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट, थोड़ा सा उसकी तरह, थोड़ा सा बट नॉट फुली। कैसे? अब जैसे हमने जो अभी पढ़ा था, जैसे मैंने बताया था कि स्कूल्स हैं, कि कौन कौन से स्कूल्स हैं जिसमें, जैसे अगर मैं बात करता हूं कि स्कूल्स में अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो हमने उसमें चार्ट बनाया कि स्कूल वन में ऐसे बना दिया कि अकाउंट्स के इतने बच्चे हैं जिनके 90 प्लस आए हैं, इकोनॉमिक्स के इतने बच्चे हैं, और बिजनेस स्टडीज के इतने बच्चे हैं जिनके 90 प्लस मार्क्स आए। ऐसे करके हम पाई चार्ट भी बना सकते हैं। लेकिन पाई चार्ट में फर्क क्या होता है और कंपोनेंट बार चार्ट में फर्क क्या होता है? कंपोनेंट बार चार्ट में जो फिगर्स होती हैं दैट आर इन परसेंटेज, इसमें हमारी डिग्रीज पे होती हैं। तो ये पूरा हमारा जो है दैट इज 360 डिग्रीज। पाई चार्ट जो होता है ये पूरा हमारा होता है 360 डिग्रीज का। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें बोलूं कि अकाउंट्स के थे मेरे 40 स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडीज के थे मेरे 20 स्टूडेंट्स, और इकोनॉमिक्स के थे मेरे 60 स्टूडेंट्स। ये था टोटल बच्चे जिनके 90 प्लस मार्क्स आए थे। अब इनको मैं पाई चार्ट में अगर मैं बताऊं तो एग्जैक्ट कैसे बनाऊंगा? तो मुझे एग्जैक्टली इनका एक वो चाहिए होगा, डिग्री, कितने डिग्री जो पाई चार्ट में आएंगे। टोटल डिग्री जो पाई चार्ट में होते हैं वो होते हैं 360 डिग्रीज। टोटल डिग्रीज पाई चार्ट में होते हैं 360 डिग्री। तो मैं इसका जो फॉर्मूला यूज करूंगा दैट इज 40 इंटू 360 या 40 अपॉन इन सब का टोटल दैट इज 120 इंटू 360। जो मेरी फिगर है डिवाइड बाय टोटल इन सब का इंटू 360। तो अगर मैं करूं 40 डिवाइड बाय 120 इंटू 360, ये मेरा आता है 120। दैट मीन्स 120 डिग्रीज का कर्व जो मेरा यहां पे आएगा, इट्स गोइंग टू बी मेरा अकाउंट्स का। बिजनेस स्टडीज का कितना आएगा? 20 अपॉन 120 इंटू 360। तो 360 डिवाइड बाय 120 इंटू 20, ये मेरा आ गया 60 डिग्रीज। किस 60 डिग्रीज जो मेरा है ये आ जाएगा बिजनेस स्टडीज का, और ये रह जाएगा इकोनॉमिक्स का। इस तरह से हम बना सकते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट और कंपोनेंट बार चार्ट में ज्यादा फर्क नहीं है। पाई कंपोनेंट बार चार्ट, सॉरी, परसेंटेज बार चार्ट आता है परसेंटेज में, ये आता है डिग्रीज में। So pie chart is a chart which is used to show pictorially the relative size of component element of a total। ये कहाँ पे यूज होता है? जैसे अगर मैं बात करूं कि मैंने अपनी शर्ट बनाई है, तो उस शर्ट की टोटल कॉस्ट में मटेरियल का खर्चा कितना है, लेबर का कितना है, और अदर खर्चे कितने हैं, वहां पे हमारा जो है पाई चार्ट्स बहुत यूज होते हैं। ठीक है, ये होता है गाइस हमारा पाई चार्ट। नेक्स्ट आता है पाई चार्ट के बाद हमारा स्कैटर्ड ग्राफ। पाई चार्ट का तुम चाहो तो फॉर्मूला लिख सकते हो, ये कोई रिटर्न फॉर्मूला नहीं है, ये सिंपल मैथ्स है। तो दिस इज फिगर डिवाइड बाय टोटल ऑफ फिगर इंटू 360। फिगर डिवाइड बाय टोटल ऑफ फिगर इंटू 360, ये तुम्हारा बन जाता है पाई चार्ट में। दिस विल बी इतने डिग्रीज तुम्हारा डिफरेंस है। ठीक है, इतने डिग्रीज का तुम्हारा कर्व आएगा। फटाफट से लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, क्वेश्चन है। सफा, सर अगर फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम में अगर परसेंटेज निकालना हो तो, और अगर डिग्री दिया हुआ फॉर एग्जांपल 60 डिग्री और समथिंग,
तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्या कि हमें परसेंटेज निकालना है? पूछा सकता है। अगर तुम्हारे को कहते हैं 60 डिग्रीज है तो ये कितने ओके। परसेंटेज हुआ, तो 60 डिवाइड बाय 360 इंटू 100, कि 60 तुम्हारी फिगर है डिवाइड बाय टोटल फिगर कितनी होती है 360 इंटू 100, तो ये परसेंटेज आ जाएगा। ओके, थैंक यू। ठीक है। Done, sir. चलो, एक छोटी सी चीज है, लेट मी जस्ट आस्क यू, शायद तुम्हें ये चीज पता हो शायद ना पता हो, बट मेरा फर्ज बनता है तुम्हें बताना। नॉट रिलेटेड टू सिलेबस इन एनी वे, नॉट रिलेटेड टू सिलेबस, बट वैसे ही तुम सबने मैथ्स पढ़ा है। मैथ्स में पाई की वैल्यू क्या होती है गाइस? So 3.14. 3.14। सबको पता है पाई की वैल्यू 3.14 होती है गाइस? यस सर। Yes, sir. चलो, दैट्स गुड। ये आई कहां से? क्या तुमने रट्टा मारा इसका? होता क्या है ये पाई? बचपन से हमें पाई पढ़ाया गया है, 3.1423 जो भी आता है, होता क्या है ये? Irrational number है सर। नहीं, बट ये फिगर आई कहां से? उसमें मुझे याद नहीं आ रहा, 22/7 से आती है, बट एक्चुअली में 22/7 जो फ्रैक्शन है वो इससे डिराइव हुआ है। चलो मैं बताता हूँ, एंड पाई आई 3.14 डोंट आया रिमेम्बर, कहां से, मुझे इसका पता था ये। इसका हिस्ट्री क्या है? ये सर्कल तुम सबने देखा है? इस सर्कल में ये क्या होता है? डायमीटर। डायमीटर। ये डायमीटर होता है। जो डायमीटर होता है, इस डायमीटर को अगर मैं यहां पे दिखाऊं तो ये डायमीटर थोड़ा इतना आएगा, फिर इतना आएगा, फिर इतना आएगा, और ये वाला फिगर बच जाएगा। तो 1 पूरा डायमीटर, 2 पूरा डायमीटर, 3 पूरा डायमीटर, और 0.14, दैट्स व्हाई पाई इज 3.14। तुम जब भी सर्कल देखोगे, सर्कल का जो डायमीटर होता है, वो डायमीटर अगर तुम सर्कल में कवर करोगे तो वो हमेशा 3.14 आएगा, कि 3.14 डायमीटर तुम्हारा पूरा सर्कल कंप्लीट करता है। बड़ा सर्कल होगा तो बड़ा डायमीटर हो जाएगा, सब में एग्जैक्टली ऐसा ही होगा, दैट्स व्हाई पाई इज 3.14। कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हमें पता होना चाहिए। मैथ्स में हमें चीजें रटवाते हैं चीजें, बट हर चीज के पीछे उसका एक लॉजिक होता है। चलो, एनीवेज लेट्स मूव फर्दर। थोड़ा सा क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, कि तुम बोर ना हो, इसलिए बताया था। चलो, अब हमारे पास एक इलस्ट्रेशन है। अच्छा सॉरी, अब हमारा टॉपिक है दैट इज स्कैटर्ड ग्राफ। अब स्कैटर्ड ग्राफ क्या है, कि हम डेटा को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने तुम्हारे को स्कूल्स की बात की थी, तो स्कूल 1, स्कूल 2, स्कूल 3, स्कूल 4, इतने इतने मार्क्स हैं, 70 इतने स्टूडेंट्स हैं जिनके 90 प्लस मार्क्स हैं, 40 20 ऐसे मेरे पास डेटा दिया हुआ है। मैंने क्या किया, सेम जैसे लाइन ग्राफ में होता है, ये बिल्कुल लाइन ग्राफ ही है, जो हमने ऊपर लाइन ग्राफ पढ़ा है उसी की कॉपी है। क्या ये आ जाएगा स्कूल्स, ये आ जाएगा मेरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। रादर देन मेकिंग ऐसे लाइन, मैंने इस पॉइंट को डॉट मार्क कर लिया। रादर देन मेकिंग लाइक ग्राफ लाइक दिस, मैंने बस इस पॉइंट को डॉट मार्क कर लिया, कि इस स्कूल के इतने बच्चे हैं जिनके 90 प्लस मार्क्स हैं, इस स्कूल के इतने बच्चे हैं जिनके 90 प्लस मार्क्स हैं, इस स्कूल के इतने बच्चे हैं जिनके 90 प्लस मार्क्स हैं, इस स्कूल के इतने बच्चे हैं जिनके 90 प्लस, ऐसे करके मैंने डेटा अपना बना दिया। तो दिस इज स्कैटर्ड ग्राफ। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ स्कैटर्ड ग्राफ। ओके, मतलब सर इसी को यूज करके लाइन ग्राफ बनता है फिर, है ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। लाइन ग्राफ इसको यूज करके नहीं बनता, लाइन ग्राफ की प्रेजेंटेशन अलग है, बनता तो इससे है, सब कुछ इससे बनता है। या नहीं, मतलब अगर एवरीथिंग ये इज सारे प्रिपेयर्ड डॉट्स बाय को दिस डेटा। कनेक्ट कर दिया तो लाइन ग्राफ जैसा बन जाएगा वो तो। नहीं नहीं, हमने ऊपर पढ़ा था ना अभी, सिंपल। तो वो तो अच्छा, बार लाइन ग्राफ था। ग्राफ नहीं, सॉरी मैं लाइन बोल गया, वो बार ग्राफ था, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, मैं लाइन ग्राफ बोल रहा हूँ, अगर इनको कनेक्ट कर दिया तो फिर तो लाइन हाँ, इनको ग्राफ कनेक्ट करेंगे जैसा तो बन हमारा जाएगा। लाइन ग्राफ बनेगा। हाँ। ओके। तो दैट वाज बार ग्राफ, आई एम रॉन्ग, आई वाज रॉन्ग, सॉरी। तो बार ग्राफ हमारा ऐसे ही बनता है, ये बार ग्राफ होता है।
तो बार ग्राफ में ये दिखाने की बजाय वी प्रेजेंट लाइक दिस इज आवर स्कैटर्ड ग्राफ। इसके बाद आता है हमारा स्कैटर्ड ग्राफ के बाद इसको बोला जाता है लाइन ग्राफ। दिस इज कॉल्ड अ लाइन ग्राफ। अब ये क्या होती है लाइन ग्राफ, ध्यान से सुनना। जो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया है वहां पे हमारा ये स्कैटर्ड और लाइन ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम कोई ट्रेंड नहीं देख रहे हैं। ये चीज कहाँ यूजफुल होगी जो स्कैटर्ड ग्राफ या लाइन ग्राफ है, ये होगा जैसे कि मेरी जब मैंने 10 यूनिट्स बनाए तो मेरा इतना एक्सपेंस आया, 15 यूनिट्स बनाए तो इतना एक्सपेंस आया, 20 यूनिट्स बनाए तो इतना एक्सपेंस आया, 50 यूनिट्स बनाए तो इतना एक्सपेंस आया। ऐसे करके मुझे अपना डेटा पता है। इस डेटा से मुझे आगे पीछे की फ्यूचर और पुरानी फिगर्स निकालनी है, तो मैं यहां पे ऐसे एक ग्राफ बनाऊंगा। तो मैंने क्या किया, यहां पे लिख दिया मैंने नंबर ऑफ यूनिट्स 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। यहां लिख दिया मैंने टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी आई है। फिर मैंने सबसे पहले देखा 10 में मेरी कॉस्ट इतनी थी, 15 में मेरी कॉस्ट इतनी थी, 20 में कॉस्ट इतनी थी, 50 में कॉस्ट मेरी इतनी आई थी। उसके बाद मैंने एक लाइन ऐसी ड्रॉ करी जो बिल्कुल इन सबको टच ना करे, एक सीधी लाइन, एक एवरेज। इट इज कॉल्ड अ लाइन ग्राफ। दिस इज कॉल्ड अ लाइन ग्राफ। और इस ग्राफ का जो हमारी इक्वेशन होती है दैट इज y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। इस चैप्टर में इससे ज्यादा तुम्हें लाइन ग्राफ के लिए लर्न करने के लिए बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे चैप्टर्स आएंगे जहां पे पूरा फॉर्मूला हमने इन डेप्थ पढ़ना है, कैसे होती है फिगर, क्या होती है, सब कुछ हमें अगले चैप्टर में हमें ये सारा और उसके बाद हमें करना है। अभी सिर्फ हमें प्रेजेंटेशन समझनी है कि इस तरह से हम लाइन ग्राफ बना सकते हैं कि ये हमारा स्कैटर्ड ग्राफ था, उसको यूज करके हमने एक लाइन ग्राफ बनाया ताकि देखने वाला ये कह सके कि इस तरह से हमारी कॉस्ट जो है वो पर यूनिट बढ़ती जाती है। दिस इज कॉल्ड अ लाइन ग्राफ। ठीक है, सो लाइन ग्राफ इज अ टाइप ऑफ चार्ट यूज्ड टू विजुअलाइज रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। इट कंसिस्ट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये सारा हम कर चुके हैं। तो इन्होंने यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन अभी तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज आगे वाले चैप्टर्स में हमें सारी की सारी करनी है। यू डोंट हैव टू डू दिस। तुम्हारा क्वेश्चन है एक्टिविटी नंबर 3, इसका मुझे आंसर बताओ क्या आएगा। सिक्सटी डिग्रीज आ रहा है सर। 60 degrees. 60 degree, sir. 60 60 degrees। degree. Okay, most of the students said 60 degrees. I think सबने 60 बोला है। Yes, perfect. 60 is the right answer. 60 कैसे आया, हमें निकालना है साउथ डिवीजन का। साउथ डिवीजन इज 120, so 120 डिवाइड बाय टोटल। टोटल इज 320 प्लस 120 प्लस 180 प्लस 100, so 120 डिवाइड बाय 720 इंटू 360। ये सीधा सीधा इसका 2 होता है, तो 60 डिग्रीज इज द राइट आंसर। वेरी गुड गाइस। तो ये है हमारा गाइस पाई चार्ट। अब पाई चार्ट के बाद जो नेक्स्ट तुम्हारा टॉपिक आता है गाइस, नेक्स्ट चीज जो आती है दैट इज स्प्रेड शीट। स्प्रेड शीट को नॉर्मली इन हम जो अपनी टर्म से बोलते हैं दैट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब तुम कहोगे सर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही तो होता है, स्प्रेडशीट थोड़ी होती है। इट्स नॉट, ये बहुत बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि सर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही तो होता है, व्हाई इट्स कॉल्ड स्प्रेडशीट। नहीं वो सर, चीज गूगल जो है शीट्स भी तो गाइस, आता है। क्या कह रहे हो? एक्सेल इज अ टाइप ऑफ स्प्रेडशीट ना सर, बहुत सारे अलग अलग। एक्सेल इज अ टाइप ऑफ स्प्रेडशीट, बट एक्चुअल जो फॉर्म है वो स्प्रेडशीट है। इसका बेस्ट हाँ एग्जांपल है
कोक। अब होता क्या है, मार्केट में तुम जाओगे, तुम कभी भी ये नहीं बोलोगे कि कोल्ड ड्रिंक दे दो, तुम बोलोगे कोक है, पेप्सी है। जैसे एक और चीज बता दो, दूसरा एग्जांपल, इससे भी बेटर एग्जांपल, मार्केट में आज की डेट में जो भी टू व्हीलर्स होते हैं विदाउट गियर, उसको एक्टिवा बोलते हैं, ठीक है। बट एक्टिवा इज अ ब्रांड, बोला इसको स्कूटी जाता है, बट मार्केट में हम क्या बोलते हैं, एक्टिवा। सो एक्टिवा ने मार्केट में एक तरह से ट्रेंड बना दिया, वो बना दिया नाम, कि ये नाम ही एक्टिवा है, स्कूटी कोई नाम ही नहीं है। मैंने खुद देखा है, मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं जुपिटर लेने गया था अपने लिए, जुपिटर स्कूटी लेने गया था, वहां जाके एक बंदा कहता कि मुझे एक्टिवा चाहिए जुपिटर। तो लोगों ने बताया भाई वो एक्टिवा नहीं है, स्कूटी है, एक्टिवा तो होंडा की है, जुपिटर है टीवीएस कंपनी का। तो ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज जस्ट अ ब्रांड फॉर स्प्रेडशीट, एक्चुअली में इसको बोला जाता है स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट होती कैसी है, मैं तुम्हारे को ये अभी दिखाता हूं सामने, देखो। देखो इसमें भी नाम एक्सेल है, इसमें भी स्प्रेडशीट नहीं है। दिस इज हाउ अ स्प्रेडशीट लुक्स लाइक। ये एक स्प्रेडशीट होती है गाइस। तो जो भी हम अकाउंट्स करते हैं, सब कुछ करते हैं, इनफैक्ट जब तुम F7 सब्जेक्ट पढ़ोगे, F7 में तुम्हारे को यही स्प्रेडशीट में अपने पूरे फॉर्मेट्स बनाने होंगे। मतलब हम भी क्या करते हैं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो मैं कंपनी की बैलेंस शीट बनाता हूं, तो आई यूज दिस स्प्रेडशीट टू मेक दी जो भी बैलेंस शीट्स वगैरह बनानी है। एक तो इसमें फॉर्मेटिंग बहुत अच्छे से हो जाती है, दूसरा स्प्रेडशीट में सबसे अच्छी बात क्या है, यू डोंट हैव टू यूज द कैलकुलेटर। तुम्हें कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं है, तुम सिंपल स्प्रेडशीट से ही अपने आंसर्स निकाल सकते हो। कैसे, मैं अभी यहाँ पे टाइप, चलो मैं टाइप करता हूँ, रुको, लेट मी कनेक्ट माय कीबोर्ड विद दिस एज वेल, जस्ट गिव मी वन स्मॉल सेकेंड, मैं आपको पूरा अच्छे से दिखाता हूँ करके। ठीक है, देखो, अब स्प्रेडशीट बेसिकली क्या होती है, स्प्रेडशीट में तुम्हें मैं समझाता हूं, ये तुम्हारे को बुक से ज्यादा, जो बुक में थ्योरी है, प्रैक्टिकली समझ आएगा। ये जिसको मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, इट इज कॉल्ड अ सेल। ये जो होता है, इसको बोला जाता है सेल। हर सेल का एक नंबर होता है, इस सेल का नंबर क्या होगा, ये सी कॉलम में है और फोर्थ रो, तो दिस इज C2, C4, ठीक है, दिस विल बी कॉल्ड एज C4। हर सेल का एक नंबर होता है, दैट इज C4। इसका नंबर क्या होगा, इसका नंबर होगा D4। ऐसी अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, इसका नंबर क्या होगा, G12। G12 होगा इस सेल का नंबर। हर सेल का एक पर्टिकुलर नंबर होता है। अब दूसरी चीज, अब बात करते हैं हम इसमें नंबर्स की, कि कैसे हम नंबर से टोटल कर सकते हैं। देखो यहां पे मैंने लिखा 8900, ठीक है, उसके नीचे लिखा मैंने 9800। अब मुझे इसका यहां पे टोटल करना है, ठीक है, मुझे इसका करना है टोटल। तो अगर मैं बात करूं कि कैलकुलेटर पे अगर मुझे इसका टोटल करना हो, अगर मैं बात करूं कि मुझे कैलकुलेटर पे इसका टोटल करना हो, तो मैं कैसे करूंगा, कैलकुलेटर पे मैं लिखूंगा 8900 प्लस 9800, ऐसे करके मेरा आंसर आएगा। स्प्रेडशीट वाले क्या बोलते हैं कि तुम्हें यहां पे नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ हमें सेल का रेफरेंस दे दो, टोटल हम कर लेंगे। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, D3, अगर मैं यहां करता हूं इधर, D3 प्लस D4, ये जब मैं लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली वो इसका टोटल कर देगा। मुझे यहां पे नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, नंबर सेल में लिखा हुआ है, स्प्रेडशीट जो है वो ऑटोमेटिकली सेल का टोटल कर लेगी। तो D3 प्लस D4, और इसके लिए मुझे यहां पे एक इज इक्वल टू लगाना पड़ेगा पहले। एक इज इक्वल टू लगाने से हमारा फॉर्मूला एक्टिवेट हो जाता है। कैलकुलेटर पे इज इक्वल टू हम नहीं लगाते, ऑन का बटन दबाते हैं। स्प्रेडशीट में हमें पहले इज इक्वल टू लिखना पड़ता है, उसके बाद ये चीज आएगी। तो कैसे होगी मैं तुम्हें शो करता हूं, देखो कैलकुलेटर पे मैंने क्या किया, मैंने यहां लिखा पहले इज इक्वल टू,
उसके बाद मैंने एरो की 2 बार ऊपर वाली प्रेस करी, ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट हो गया D3। फिर मैंने प्रेस किया प्लस, सब मैं उस पे कर रहा हूं कीबोर्ड पे। फिर मैंने करा सिलेक्ट D4 और मैंने कर दिया एंटर। ये देखो ऑटोमेटिकली इसका टोटल आ गया। तो अगर मैं ऊपर जाऊंगा यहां पे तो देखो फॉर्मूला क्या आ गया, इज इक्वल टू D3 प्लस D4। ठीक है। और यहां पे एक अच्छी बात क्या है, अगर मैं ऊपर वाली फिगर चेंज करता हूं, इस सेल में क्या बताया हुआ है, इसका और इसका सम। अगर मैं कोई भी फिगर चेंज करता हूं तो ये टोटल भी चेंज हो जाएगा। देखो कैसे, अगर मैं यहां पे करता हूं 98700 और मैं प्रेस करता हूं एंटर, ये देखो ये टोटल ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। बिकॉज इसको नंबर से मतलब नहीं है, हमने ऐसे नहीं लिखा, हमने सेल का रेफरेंस दे दिया, जो भी इस सेल में लिखा हुआ है उसका टोटल हो जाए। अगर यहाँ पे मैंने नंबर की जगह ABCD लिखा होता तो वो टोटल करता ही ना, वो कहता कि आपने फॉर्मूला ही गलत लगाया कि ABC का टोटल हो ही नहीं सकता, इसको नंबर चाहिए टोटल करने के लिए। दैट्स हाउ स्प्रेडशीट में फॉर्मूलेस बनते हैं। अब जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूं यहां पे मेरे पास है, लेट्स से यहां पे ध्यान से सुनना, सेल्स कॉस्ट प्रॉफिट, और यहां पे प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स। प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स मैंने ऐसे बना दिया, मैं इसको थोड़ा सा पहले बड़ा कर देता हूं, रुको। ऐसे अब देखो मैंने सेल्स यहां पे लिखी है, कितनी सेल्स है मेरी, लेट्स से 1 लाख की मेरी सेल्स है। कॉस्ट है मेरी 60,000। 60,000 इज माय कॉस्ट। अब मुझे निकालना है प्रॉफिट। तुम्हारे को एग्जाम में पूछा जाएगा, ये सिचुएशन दी जाएगी, बताओ प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा। तुम्हारे को टाइप नहीं करना, तुम्हारे को 4 ऑप्शन दिए होंगे, तुम्हें वो 4 ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। एक में लिखा होगा 1 लाख माइनस 60,000। बच्चों को लगेगा ये तो सिंपल मैथ्स है, इजी तो है, बट दिस इज रॉन्ग आंसर। तुम स्प्रेडशीट में कर रहे हो, तो लेट मी आस्क एनी वन ऑफ यू, तुम कोई भी मुझे बताओ कि यहाँ पे जो मुझे आंसर लिखना है वो क्या आंसर यहाँ पे होगा। So equals G3 minus G4. G3 माइनस G4। सर इक्वल्स लगाना क्या पड़ेगा। लिखेंगे हम, इज इक्वल टू G3 माइनस G4। सबको क्लियर है गाइस ये? यस सर। पक्का? Yes, sir. तो Yes. मैंने क्या किया, इज इक्वल टू G3 माइनस G4। मैं टाइप भी कर सकता हूं, मैं इनको सिलेक्ट भी कर सकता हूं, जो मर्जी मैं करूं, कीबोर्ड से सिलेक्ट करूं, माउस से सिलेक्ट कर लूं, एंड जैसे ही मैं प्रेस करूंगा एंटर, ये आ गया मेरा प्रॉफिट। अब मुझे यहां कैलकुलेट करना है नीचे वाले में प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स, कि ये प्रॉफिट सेल्स का कितने परसेंट होगा। इसका जो फॉर्मूला होता है, तुम सबको फॉर्मूला पता होगा, बिकॉज तुम सर सबने ट्राई करूं? F3 कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो इट इज प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, यही होगा, यही फॉर्मूला है गाइस। Yes, हाँ sir. सर सही है। तो ये फॉर्मूला मैं यहां कैसे लिखूंगा, सो इट विल बी इज इक्वल टू प्रॉफिट, ये मेरा है G5, तो आई राइट G5, प्रॉफिट मेरा है G5, सेल्स है मेरी 1 लाख, सो डिवाइड का जो मेरा यहाँ पे लगता है दैट इज दिस, ये होता है डिवाइड का, यहाँ पे डिवाइड का साइन नहीं होता, दिस इज डिवाइड। यहाँ पे आ जाएगा सेल्स, सेल्स है G3। उसके बाद अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज इज, अगर मल्टीप्लाई मैं करता हूं ऐसे, ये मल्टीप्लाई का साइन होता है, दिस इज मल्टीप्लाई का साइन। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं यहाँ पे 100 ऐसे, ये मेरा परसेंटेज आना चाहिए, बट ये गलत आएगा। रीजन क्या है, रीजन इज ब्रैकेट्स नहीं लगा। ये ऐसा दिखाएगा प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, ये ऐसे दिखा रहा है, तो मेरा आंसर गलत आएगा। तो मुझे इसको ये बताना पड़ता है कि पहले क्या चीज करनी है। तो हम इसको क्या बोलेंगे कैलकुलेटर को, कि पहले प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स कर, देन जो भी फिगर आएगी इनटू 100। हम जब कैलकुलेटर पे भी करेंगे, हम करेंगे प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स, जो आंसर आएगा अपने आप ही हम करेंगे, जैसे प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स करेंगे आंसर आ जाएगा,
देन हम इंटू 100 करेंगे, तो यहां पे हमें इसमें एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। वी हैव टू राइट अ ब्रैकेट, तभी हमारा आंसर सही आएगा। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, इधर आई विल राइट वैसे इसने सही कर दिया, ये इसकी थोड़ा दिमाग इसमें होता है तो इसने सही से पकड़ लिया। बट अगर मैं कहता हूं कि हमें इसको ठीक करना है बिल्कुल, तो मैं यहां पे लगाऊंगा एक ब्रैकेट। सर बिकॉज अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास पहले डिवाइड आता है ना, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन आता है, इसीलिए सही आया। बिल्कुल बिल्कुल वही चीज है। तो दिस शुड बी द राइट आंसर। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे ये करना है, ध्यान से देखना, मैं तुम्हें ये भी बताता हूं, मुझे अगर लेट से करना है 100 + 30 इंटू 100 + 20, लेट से मुझे ये चीज करनी है, तो कैलकुलेटर पे हम क्या करेंगे, 100 + 30 पहले अलग करेंगे, 100 + 20 अलग करेंगे, उसके बाद उनको टोटल करेंगे। तुम कैलकुलेटर पे ये नहीं करोगे 100 + 30 इंटू 20, ऐसे कभी नहीं करोगे। ओ दोबारा से इंटू 100 कभी नहीं करोगे, तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। तुम करोगे 100 इंटू 30, फिर 100 इंटू 20, देन उनको मल्टीप्लाई। स्प्रेडशीट में भी हमें सब कुछ ऐसे ही करना है, सिर्फ हम ब्रैकेट डाल देंगे ऐसे। तो यहाँ पे भी अगर तुम करना चाहो, देखो तुम ये भी कर सकते हो 100, जैसे मैंने क्या किया, ब्रैकेट स्टार्ट 100 + 30 ब्रैकेट क्लोज इनटू अगेन ब्रैकेट स्टार्ट 100 + 20। तो मैं स्प्रेडशीट में इसको ये कहना चाहता हूं कि पहले तूने ये काम करना है, जो ब्रैकेट में है, पहला तेरे को ये काम करना है, वो करने के बाद ये नेक्स्ट चीज करनी है। एंड एज आई प्रेस एंटर, वो मेरे को पूरा, देखो यहाँ पे आंसर आ गया। तो स्प्रेडशीट यूज करते हुए हमें कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत ही नहीं है। जब मैं तुम्हारे को F7 कराऊंगा, जब तुम F7 अगर मुझसे करते हो, तो वहां पे तुम देखना, मैंने जब क्वेश्चंस कराए स्प्रेडशीट में, मैंने सीधा सीधा स्प्रेडशीट में ही बताया हुआ आंसर कैसे निकालना है। तुम्हारे को मैंने कैलकुलेटर, किसी को मैं बोलूंगा यूज मत करो, जब स्प्रेडशीट में ये चीज हो रही है तो कैलकुलेटर क्यों यूज करना। इस तरह से होती है स्प्रेडशीट, इस तरह से हमारे हर सेल का एक नंबर होता है। एग्जाम में क्वेश्चन इसका आता है, डेफिनेटली आता है, और वो तुमसे कोई भी फॉर्मूला पूछ सकते हैं और वो बताएंगे कि उसको कैसे प्रेजेंट करना है। क्लियर है सबको गाइस पिक्चर स्प्रेडशीट की? यस सर। Yes, गाइस sir. प्लीज सारे बताओ मुझे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो अब हम स्प्रेडशीट पे आते हैं। ये सारा मैंने तुम्हारे को बता दिया, ये सब कुछ हम कर चुके हैं। फॉर्मूला कैसे लगाना है, देखो यहाँ पे इन्होंने हमें एक्टिविटी दी हुई है। चलो ये एक्टिविटी है, लेट्स सी कौन इसका आंसर सही देता है। पहले सारे समझो, कॉपी पे लिखना। हर्ष मैं तुमसे नहीं पूछूंगा, आई थिंक तुम स्प्रेडशीट कर रहे हो तो तुम्हें पता ही होगा ऑफ कोर्स। सर मैं नहीं कर रहा हूँ। अच्छा चलो फिर, हाँ बट आई लाइक एम फीलिंग हमें, प्राउड कि मुझे, मैं अच्छे से समझा रहा हूँ। या मुझे याद है एक बार स्कूल में कंप्यूटर पीरियड में थोड़ा बहुत बताया था, बट दैट वाज इन क्लास 5 और 6 आई थिंक। ओके बस चलो बट अच्छी मैंने बात है ऐसे फिर। पहले ऑपरेट किया है स्प्रेडशीट्स पे, तो फिर थोड़ा बहुत आइडिया है मुझे। ओके चलो तुम मत फिर आंसर देना अगर तुम्हें थोड़ा बहुत ऑपरेट किया हुआ है। बाकी बच्चे Yeah. प्लीज मुझे बताओ कि तुम्हारा फॉर्मूला Sir, फॉर टोटल सेल्स यहाँ पे B is equals to B2 plus B3 plus B4. यही है क्या सबका फॉर्मूला? Yes, sir. आई थिंक कोई स्टूडेंट कुछ कहने लगा था कुछ और, ये यही था। यही बोला सर। अच्छा तो B2 + सर B3 + B4 फॉर, हाँ नेक्स्ट वाला नेक्स्ट का बताओ। बोलो सर। नेक्स्ट का B2 into 20%. B2 × सॉरी सर 20%, B5. ओके। But B5. B5 होगा. B5. five, yeah. B5 × 20%, ठीक है। और थर्ड का सर नेक्स्ट इक्वल्स टू B5 B5 प्लस plus B6. B6. B5 + B6। Yep. ये फॉर्मूलेज जो लिखे हैं गाइस, सारे ये फॉर्मूलेज देखो, सारे ये फॉर्मूलेज समझो। किसी को इन फॉर्मूलेज में कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछो।
सर ग्रॉस सेल्स में सेल्स टैक्स ऐड होगा? हाँ हाँ, हम जब चीज बेचते हैं तो सेल्स टैक्स ऐड करके बेचेंगे ना। अच्छा हाँ, नेट सेल्स में सब्ट्रैक्ट होगा, ओके। तो एज पर F7 ओ F3, ये होती है नेट सेल, ये होती है ग्रॉस सेल। नेट इज एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, ग्रॉस सेल्स इज इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। या अंडरस्टूड सर। क्लियर है सबको गाइस? तो इस तरह के तुम्हारे को बुक में काफी क्वेश्चंस मिलेंगे स्प्रेडशीट के, तो बी प्रिपेयर्ड। स्प्रेडशीट के लिए तुम्हें फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, और फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है यहाँ पे, वो चीज भी तुम्हारे को पता होनी चाहिए। ये रिक्वायर्ड नहीं है। अब यहाँ पे भी गाइस क्या बताया हुआ है देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर तुम्हें यहाँ बताऊं, हमें बताया हुआ है सेल्स टैक्स है 20%, ठीक है, और यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है, यहाँ सेल्स टैक्स, यहाँ प्राइस इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। इन्होंने हमें बताया कि प्राइस इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स विल बी दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। अब हमें यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाना है, सेल्स टैक्स विल बी इज इक्वल टू, इधर कितना होगा, इज इक्वल टू A5 इंटू B2, A5 इंटू B2, A5 इंटू B2, ये आ जाएगा हमारा सेल्स टैक्स। यहाँ कितना होगा, A6 into B2, A6 इंटू B2, और यहाँ होगा हमारा A7 into B2. A7 इंटू B2। ठीक है। अब यहाँ पे ना मैं तुम्हारे को एक छोटी सी चीज बताता हूँ। छोटी चीज क्या है, वैसे तो ये रेफरेंसिंग इनके इन्होंने जो बताई है ये अभी इतनी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट होता क्या है, हम जब स्प्रेडशीट करते हैं, स्प्रेडशीट में अब तुम्हारे को थोड़ा सा काम अगर जल्दी जल्दी करना है, तो तुम क्या करोगे, तुम यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे। तुमने यहाँ फॉर्मूला लगाया A5 इंटू B2, उसके बाद इस पूरे को तुम कर लोगे, इस पूरे सेल को सिलेक्ट करोगे और तुम करोगे कॉपी। कॉपी कैसे करते हैं हम, इट इज कंट्रोल सी प्रेस करते हैं तो कॉपी हो जाएगा। जब मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूंगा, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। जब मैं इस पूरे सेल को कॉपी करके नीचे पेस्ट करूंगा ना, तो होगा क्या, वो मेरा ये भी चेंज होता रहेगा और ये भी चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट वुड बी A6 इंटू B3। यहाँ पे करूंगा, इट वुड बी A7 इंटू B4। क्योंकि अगर मान लो हमारे पास बहुत सारा डेटा है, बहुत सारे सेल्स है, 100-200 सेल्स हैं, हर एक में तो फॉर्मूला लिख नहीं सकते ना हम। तो हम क्या करेंगे, एक में फॉर्मूला लिखेंगे और उसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देंगे। लेकिन जब हम नीचे पेस्ट करेंगे तो होगा क्या, वो रो भी चेंज कर देगा और यहाँ की भी रो चेंज कर देगा। तो वो ऐसे उठाना शुरू कर देगा, ये भी और ये वाला भी। तो हमें क्या करना होगा, हम स्प्रेडशीट को बोलना चाहते हैं कि हर फॉर्मूले में जितने भी फॉर्मूले हैं, ये तो 20 ही रहे, ये चेंज होता रहे, ये चीज चेंज होती रहे, लेकिन ये 20 ही रहे, ये चेंज ना हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हम फर्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे, यहां पे मैं मेरा है B2, तो मैं लिखूंगा $B$2। इस तरह से मैं फॉर्मूला लिखूंगा, इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट। डॉलर मतलब एब्सोल्यूट। अब अगर मैं इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट करूंगा, तो यहां पे मेरा A6 हो जाएगा और ये रहेगा मेरा $B$2, यही रहेगा। यहाँ पे A7 हो जाएगा, यहाँ पे $B और $2 ही रहेगा। ये चीज चेंज नहीं होगी और पूरा डेटा मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ। कैसे, मैं तुम्हें विजुअलाइज करके दिखाता हूँ। ये बहुत जरूरी है विजुअलाइज करना ये सारी चीजें, क्योंकि अगेन मेरा काम तुम्हें सिर्फ रट्टा मरवाना नहीं है हर चीज का। मेरा काम है तुम्हें चीजें प्रैक्टिकली समझाना, ताकि तुम उनको समझ के अप्लाई कर सको। अब इसको पहले मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ तुम्हारे लिए। ऐसे करते हैं, बड़ा करते हैं इसको। मैं पहले सबको करता हूँ डिलीट, या चलो नीचे करते हैं, छोड़ो। देखो, जैसे मेरे पास यहाँ पे नंबर है 12, 45, 32, 45, 56, 78, 54, 89, ऐसे नंबर है, बहुत सारे नंबर है। और मुझे पता है ये है मेरी कॉस्ट, यहाँ पे आ जाएगा मेरा
सेल्स टैक्स, और सेल्स टैक्स जो मेरा है दैट इज सेम, मैं मान के चलता हूँ 20%, और यहां आ जाएगा टोटल। अब देखो मुझे किस तरह से ये डेटा, कितनी जल्दी मैं इसको एडिट कर सकता हूं। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे इज इक्वल टू इसको सिलेक्ट किया, और साथ ही 2 बार एरो इसको सिलेक्ट करा, इनटू यानी मल्टीप्लाई, अच्छा एंड हो गया सॉरी, इनटू देन मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे मेरा जो फॉर्मूला आया है, यहाँ पे क्या आया है, इट इज, अगर मैं ऊपर जाऊं, इट इज A11 इंटू B9, A11 इंटू B9। अब अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूं, मैंने क्या किया, Ctrl+C कॉपी, नीचे वाले को सिलेक्ट प्रेस करके ये सारा मैंने सिलेक्ट कर लिया, और अब देखो मैं Ctrl+V करूंगा, ये मेरा आंसर सारा गलत हो गया। कि यहां अगर मैं नीचे देखूं, इट इज, अब ये क्या हो गया मेरा, ये था A11 इंटू B9, नीचे गया वो देखो A12 इंटू B10, A13 इंटू B11, A14 इंटू B12, ये ऐसे करके मेरी फिगर्स उठा रहे। मुझे चाहिए कि ये जो सारी फिगर्स है ये मेरी ठीक आए, वो सिर्फ और सिर्फ उससे मल्टीप्लाई कर। रुको मैं इसको पहले हटाता हूं। अब मुझे चाहना है, मैंने चाहना है कि यहां जब मैं पेस्ट करूं इसको, तो ये सेल रेफरेंस मेरा चेंज ना हो, तो मुझे इसको एब्सोल्यूट करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैं गया इधर, उधर जाने के बाद, रुको मैं इसको हटाता हूं पहले, मैं गया इधर, इधर जाने के बाद मैंने इसमें रुको मैं डॉलर लगाता हूं पूरे, $1 मैंने यहां लगा दिया, और $1 मैंने यहां लगा दिया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने $1 यहां लगा दिया और $1 यहां लगा दिया। दैट मीन्स मैंने ये फिगर फिक्स कर दी कि ये चेंज ना हो। अब मैं प्रेस करूंगा एंटर, आंसर मेरा ये आए। अब अगर मैं इसको करता हूं कॉपी, और ये सारा मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूं, अब देखना मैजिक, ये देखो, अब कहीं भी मैं जाऊंगा, तुम देखो किसी भी जगह में जाऊंगा, यू कैन सी ये मेरी कांस्टेंट है और ये चेंज हो रही है। ये देखो, ये कांस्टेंट है और ये चेंज हो रही है। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट। इसका मतलब होता है किसी भी सेल को एब्सोल्यूट करना। नहीं वेदांत, ये चीज नोट्स में नहीं गिवन, ये मैं प्रैक्टिकली क्लास में कराता हूँ, क्योंकि ये नोट्स में बताई नहीं जा सकती। So what will happen if you put a dollar only at B? देखो Not at पॉइंट क्या होता है, अगर मैं तुम्हें इन डेप्थ बताऊं, वो ये काफी डिटेल थिंग है। अगर मैं खाली बी को करता हूं, तो वो बी मेरा पेस्ट हो जाएगा, वो सी डी ई तक नहीं पहुंचेगा, वो जिसके पहले मैं डॉलर लगा रहा हूं वो फिक्स है। मतलब अब देखो, अब जैसे सेम ये 2.4 है, इसको अगर मैं कॉपी करता हूं और मैं लेट से इधर पेस्ट करता हूं, ऐसे ध्यान से देखना, अगर मैं इधर पेस्ट करता हूं, तो अभी क्या हो रहा है, हर जगह पे ये फिगर मेरी कांस्टेंट है, हर जगह पे ये फिगर मेरी कांस्टेंट है। कहीं भी मैं जाऊंगा ना, यहाँ B9 ही रहेगा, B9 कहीं चेंज नहीं होने वाला। दैट इज, मेरी रो भी मैंने फिक्स कर दी, कॉलम भी फिक्स कर दिया। अगर मैं खाली बी के आगे डॉलर लगाता हूं, अगर मैं खाली बी के आगे डॉलर लगाता हूं, तो बी फिक्स रहेगा, ये कॉलम फिक्स रहेगा, लेकिन जब मैं नीचे पेस्ट करूंगा ना, तो ये 9, 10, 11 ये चेंज होता रहेगा। अगर मैं $9 के आगे लगा दूंगा, इसके आगे लगा दूंगा, तो वो मेरा 9 रहेगा, ये 9 रहेगा, ये कभी ऐसे 10 नहीं होगा, इट विल रिमेन 9। लेकिन जब मैं ऐसे पेस्ट करूंगा, तो वो बी की जगह सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज Okay. ऑलवेज प्रेफरेबल कि हम ये दोनों साथ साथ लगाएं, अनटिल एंड अनलेस कोई स्पेसिफिक सिचुएशन ना हो। क्लियर है गाइस? okay, sir. Clear, sir. चलो, अब इसके बाद जो तुम्हारा नेक्स्ट फॉर्मूला होता है, दैट इज आई थिंक राउंड, राउंड का फॉर्मूला है, कहाँ गया एक्सेल, ये रहा। उसके बाद आई थिंक जो नेक्स्ट फॉर्मूला आता है तुम्हारा, वो राउंड का फॉर्मूला होता है। जैसे देखो, ये मेरी फिगर है 11.2, 11.2 मेरी फिगर है, मुझे इसको राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ में मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, कौन सी फिगर को करना है, इसको, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अरे आई थिंक मैंने कोई फॉर्मूला मिस कर दिया, यहाँ पे रुको। एक्चुअली कीबोर्ड जो है ना, ये टैब है ना, टैब का कीबोर्ड थोड़ा ठीक से चलता नहीं है इसमें,
ये पीसी में अच्छा होता है, छोड़ो इसको। चलो तो पहले हम वहां पे देखते हैं राउंड का क्या फॉर्मूला है। अब राउंडिंग, अच्छा राउंड में हम क्या करेंगे, राउंड कितना करना है और कब तक करना है। 2 मतलब कितने डेसिमल्स तक करना है, कब तक करना है, कौन सा सेल करना है, कितने डेसिमल्स तक करना है। चलो ये भी देख लेते हैं। जैसे मेरे पास एक फिगर है 10 पॉइंट, ये कुछ फिगर है मेरे पास पॉइंट, या रुको 0.34586, ये मेरी फिगर है। अब मुझे इसको राउंड करना है टिल 1 डेसिमल पॉइंट। तो व्हाट आई विल डू, ब्रैकेट स्टार्ट, ओ सॉरी, सबसे पहले इज इक्वल टू, आई विल राइट राउंड, ब्रैकेट स्टार्ट, इसको मैंने सिलेक्ट करा, ये सिलेक्ट हो गया, कॉमा कितने डेसिमल तक मुझे करना है, 1 डेसिमल तक, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखो 1404.3 इसने अपने आप इसको राउंड ऑफ कर दिया। तुम कहोगे सर अगर ये 4 की जगह अगर ये 8 होता तो क्या करता, कोई बात नहीं, देखते हैं। इसको मैं 8 करता हूं 104, इसको मैं करता हूं 1038975, ऐसे करता हूं। वो देखो 104.4 हो गया ऑटोमेटिक, ठीक है ना। तो दिस इज राउंड का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है राउंड का, इट इज इक्वल टू राउंड, ब्रैकेट स्टार्ट, जिस सेल को हमें राउंड करना है और कितने डेसिमल्स तक हमें राउंड करना है, ब्रैकेट क्लोज। ये चीज भी तुम्हारी F7 में ज्यादा यूज होने वाली है, क्योंकि जब तुम पूरा प्रेजेंट करोगे डेटा तो वहां पे तुम्हारे को कुछ फिगर्स पॉइंट्स में आएगी, तो तुम्हें क्वेश्चन में लिखा होगा अप टू 2 डेसिमल पॉइंट, तो तुम ऐसे करके उसको प्रेजेंट करोगे। क्लियर है सबको? यस सर। तो ये है गाइस हमारा स्प्रेड शीट, और इसी के साथ हमारा सेकंड चैप्टर भी पूरा खत्म होता है। आज मैं थोड़ा सा स्लो चला था, क्योंकि जब तुम इसके एग्जाम के क्वेश्चंस करोगे वहां तुम्हारे को थोड़ा सा टाइम चाहिए, और अभी जो तुमने पढ़ा है उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी टाइम चाहिए। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी दैट इज मंडे, तो वो थोड़ी सी हमारी हैवी होने वाली है, क्योंकि अब हमारे चैप्टर्स जो है वो थोड़े से, आई विल नॉट से डिफिकल्ट, बट हैवी चैप्टर शुरू होने वाले। तो नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो हमारा पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेट करता है। ये हमें पढ़ना है कौन सी टाइप की कॉस्ट होती है, वो हम पढ़ेंगे, मेथड्स पढ़ने हैं, यहाँ ग्राफ्स भी अच्छे से पढ़े जाएंगे। जो मैंने तुम्हें बताया था कुछ ग्राफ्स मैंने छोड़े थे, वो सारे ग्राफ्स यहाँ आएंगे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ जस्ट टू शो यू, तो तुम्हें लगे सर ऐसे नहीं बोल रहे। ये देखो ये सारे ग्राफ्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ये देखो एक इक्वेशन मैंने तुम्हें बताई थी, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, वो इक्वेशन यहाँ पे आएगी। ये देखो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये क्या होती है, सब कुछ हमें आगे पढ़ना है। तो अब तुम्हारा होमवर्क ये है कि तुम्हारे को जिन बच्चों ने प्रीवियस चैप्टर के एग्जाम किट क्वेश्चन नहीं करे वो कर लेना, और इस चैप्टर के भी एग्जाम किट के क्वेश्चंस अपने कर लेना। मंडे वाली क्लास में वी विल डू नेक्स्ट थिंग, ठीक है गाइस। आज की क्लास में किसी भी स्टूडेंट को Okay, sir. कोई डाउट, कोई क्वेरी यस सर। पूछो। सर वो जो लाइन ग्राफ हमने पढ़ा था तो उसमें आई थिंक उनका जो स्कैटर्ड ग्राफ वाला फॉर्मेट था उन्होंने एक्स 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 करके रखा था उस पूरे इसमें, हाँ बट जब उन्होंने उसका लाइन ग्राफ बनाया तो उन्होंने वो एक्सेस को कनेक्ट नहीं किया था, उन्होंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई थी सिर्फ स्लोप जैसी। वो मैंने तुम्हें क्या कहा था, मैंने बताया था कि जो हमारा स्कैटर्ड ग्राफ होता है, अगर ऐसा स्कैटर्ड ग्राफ है तो वो इस पूरी की एक एवरेज लाइन बनाते हैं, अच्छा। कि एक एवरेज लाइन बन गई, कि हम नंबर्स की एवरेज लगाते हैं ना हम, हाँ। तो रादर देन कनेक्टिंग एवरीथिंग, ऐसे कनेक्ट करने की बजाय उन्होंने एक एवरेज लाइन बना दी। ये कि एवरेज लाइन हमारा हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल कोई शेयर है, मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, जैसे कोई शेयर है, एक शेयर का प्राइस आज इतना है, कल इतना हो गया, परसों इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर इतना, 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 ऐसे करके तुम पहले जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है वो ऐसे होती है, हाँ। ऐसे करके जाएगा। उसके बाद एक पूरा ग्राफ बनाया जाता है कि अल्टीमेटली ये जो शेयर है ये अपवर्ड ट्रेंड कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड अ लाइन ग्राफ। ओके। ठीक है, और कोई डाउट? हाँ नहीं नहीं बस यही था, समझ गया। और कोई स्टूडेंट, कोई डाउट किसी को गाइस? No, Clear, sir. sir. ठीक है, अब तुम्हारा जो सेकंड चैप्टर है गाइस, इस चैप्टर के मैंने देखा है यू हैव
लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, लॉट ऑफ क्वेश्चंस। लेकिन ये जो चैप्टर है इसके जो क्वेश्चंस है ना, इसमें दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन भी काफी हद तक आई थिंक इन्होंने मिक्स करे हुए हैं। रुको मैं चेक करता हूँ। फोरकास्टिंग एग्जाम किट क्वेश्चंस इसके तुम्हारे हैं, हाँ तुम्हारे पास 16 क्वेश्चंस हैं इसके, ये क्वेश्चंस कर लेना और मंडे वाली क्लास में लेट्स मूव फर्दर। सर फिर आज क्लास ग्रुप में लिख दो सेकंड चैप्टर कंप्लीट। हाँ ग्रुप में लिख दो सेकंड चैप्टर पार्ट 2 कंप्लीट। ओके सर। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को कुछ पूछना है गाइस, या वी शुड एंड द टुडेस क्लास? Yes, sir, we're good. We can end. गाइस किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में, इन द सेंस के कुछ डिफिकल्ट लग रहा है या मेरे पढ़ाने में कुछ भी इशू आ रहा है, तो प्लीज मुझे बताओ। No, sir, no issue. ठीक है No, चलो sir. गाइस, सो लेट्स हैव क्लास ऑन मंडे एंड एंजॉय योर वीकेंड। और इसके एग्जाम किट के क्वेश्चंस प्लीज जरूर कर लेना, एग्जाम किट क्वेश्चंस मत ड्रॉप करना कोई भी। चलो बाय गाइस, टेक केयर। बाय Bye, सर। sir. Bye, sir. Thank you. बाय।